अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक वीरान बिल्डिंग की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, ओवरकोट। मैं नजब का रहने वाला हूँ। मुझे पुराने खंडरात, महल और पुराने मकान देखने का बहुत शौक़ है और ये शौक़ मुझे बचपन से रहा है। मैं एक महीने में कई दफ़ा अपनी ख़ास साइकिल पर मिस्री सरहद को पार करके वहाँ के पुराने महल, अजूबे और पुराने मकान देखने जाता था। मेरे कई कई दिन और रातें इस शौक़ की वजह से बर्बाद हो जाती थीं, मगर मुझे इससे बेपनाह खुशी हासिल होती थी। एक दिन बस यूं ही बिना इरादा मैंने अपनी साइकिल उठाई थी और किसी नई मंजिल का सफ़र शुरू किया था। जब मैं चला था तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक बादल घिर आए थे और फिर जब चलते चलते एक जंगल से गुज़र हुआ तो बहुत ही तेज़ तूफ़ान और बारिश से मेरा वास्ता पड़ा था। कई घंटे की मूसलाधार बारिश ने मुझे पूरी तरह से भिगोकर निठाल ही नहीं कर दिया था, बल्कि सर्दी के साथ साथ भूख भी बढ़ गई थी। जब बारिश थोड़ी सी थमी थी तो मैं जंगल में लगातार बारिश की वजह से बन जाने वाली दलदल में से अपनी साइकिल घसीटता हुआ बाहर निकला था। इस दौरान में किसी कांटेदार चीज़ ने मेरी साइकिल का पिछला टायर फाड़ दिया था। साइकिल को खींचते खींचते मेरे बाजू शल हो चुके थे और मैं किसी सेफ ठिकाने की तलाश में था कि मुझे काफ़ी फासले पर एक बल खाती पगडंडी के मोड़ पर एक पुरानी मगर आलीशान इमारत नजर आई थी। छोटे छोटे पेड़ों से घिरी ये इमारत वैसे तो काफ़ी रहस्यमयी सी लग रही थी, मगर मुझ परेशान हाल को उस इमारत को देखकर खासी ठारस और खुशी हुई थी कि इस वीरान इलाके में बारिश और सर्दी से बचने के लिए वो इमारत मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। मैं लगभग 200 कदम चलकर उस इमारत के फाटक तक पहुंचा था। फाटक के पास ही चौकीदार की कोठरी थी, मगर उस कोठरी की छत नहीं थी और दीवारें भी बेहद कमज़ोर होकर गिरना ही चाहती थीं। कोठरी के लकड़ी से बने दरवाजे भी गल सड़ चुके थे। इससे अंदाज़ा होता था कि ये आलीशान इमारत काफ़ी टाइम से खाली और वीरान है। मैं धीरे धीरे अपनी पंक्चर साइकिल को घसीटता हुआ इमारत के पोर्च तक पहुंच गया, जहां दीवारों पर जंगली बेलें चढ़कर बेतहाशा फैल गई थीं। मैं धीरे धीरे अपनी पंक्चर साइकिल को घसीटता हुआ इमारत के पोर्च तक पहुंच गया था, जहां दीवारों पर जंगली बेलें चढ़कर बेतहाशा फैल गई थीं। पथरीली दीवार पर एक शेर का बड़ा सा मुंह बना हुआ था और एक पीतल की तलवार भी लगी हुई थी, जबकि पोर्च के आसपास तांबे और पीतल के फव्वारे भी लगे हुए थे, जिनसे पता चलता था कि इस इमारत का मालिक खासी ऊंची हैसियत का मालिक रहा होगा। पोर्च के अंदर सीढ़ियां थीं, फिर सामने का बरामदा और उस बरामदे के बाद इमारत का खास पुराना और बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था। उस दरवाजे के बाजू में 2 खिड़कियां थीं, जिन्हें लकड़ी के मोटे तख्ते से जड़ दिया गया था। मैंने इमारत के अंदर जाने के लिए बड़े दरवाजे को धक्का दिया था, मगर वो जाम था। मेरे काफ़ी जोर लगाने के बाद उस दरवाजे के पट अंदर की तरफ खुल गए थे और फिर कमरे के अंदर दाखिल होते ही मेरी नाक में अंदर की बासी हवा और उसके साथ पुराने दरवाजे, पुराने पर्दों और सीलन से भरी हुई कालीनों की अजीब सी बू भी समा गई थी। इंसान अगर किसी बहुत पुरानी और वीरान इमारत में दाखिल हो तो उसके दिल और दिमाग पर एक अनजाना सा डर छा जाता है। कुछ ऐसा ही डर मुझ पर भी तारी हो गया था। मैं थोड़ी देर इसी डर की हालत में खड़ा रहा था, फिर हिम्मत से काम लेकर धीरे धीरे कदम उठाता इमारत के अंदर बड़े हॉल तक पहुंच गया था, जहां मेरे सामने लाल पत्थर की
गोलदार सीढ़ी थी। ये सीढ़ी जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ दीवार में एक खिड़की मौजूद थी, जिसका शीशा मकड़ी के जालों और धूल की मोटी तह की वजह से बिल्कुल धुंधला गया था। मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गया था। वहां एक बड़ा दरवाज़ा था, जिसे धक्के से खोलकर मैं अंदर दाखिल हो गया। ये एक बहुत खूबसूरती से सजा हुआ बड़ा कमरा था, जो न जाने कब से देखभाल न होने की वजह से धूल मिट्टी की एक मोटी तह से अटा हुआ था। ये ज़रूर इस इमारत का ख़ास कमरा या फिर मेहमान खाना रहा होगा, जहां अब खिड़कियों पर लगे कीमती पर्दे चिथड़ा हो गए थे। दीवारों का पलस्तर सीलन की वजह से जगह जगह से उखड़ गया था। बड़ी सी आबनूसी मेज़ और 2 दर्जन भारी भरकम कुर्सियों पर सिर्फ धूल मिट्टी ही नहीं, गहरे हरे रंग की काई भी जमी हुई थी। यहाँ मुझे सामने की दीवार पर बना कमरा गर्म करने वाला आतिशदान देखकर खुशी हुई कि अगर कहीं से लकड़ी का इंतज़ाम हो जाता है तो इस आतिशदान में आग जलाकर मैं अपने कपड़े ही नहीं सुखा सकता था, बल्कि चाय भी तैयार कर सकता था। मैं अपनी साइकिल के साथ लगे ख़ास लोहे के सफरी बॉक्स में चाय वगैरह का सामान, बिस्किट वगैरह और फर्स्ट एड का सामान भी हमेशा रख लेता था। मैं इधर उधर से कुछ लकड़ियाँ और कागज़ तलाश करके हॉल में दाखिल होना ही चाहता था कि न जाने क्यों मेरे पैर दहलीज पर रुक गए थे। ऐसा लगा था जैसे मेरे कदम आगे जाने से इनकार कर रहे हों, जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे वहाँ से लौट जाने का इशारा कर रही हो। मैं भूत प्रेत पर यकीन रखने वाला या उनसे डरने वाला नहीं, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में एक अनजाना सा डर समा गया था। मगर फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने डर पर शर्मिंदा होता हुआ हॉल में दाखिल हो गया था और ऊपर के कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए थे। लेकिन दूसरे ही लम्हे मैं पूरी तरह से चौंक उठा था। जरा देर पहले ही मैंने जिस सीढ़ी पर ऊपर से नीचे तक धूल की मोटी तह बिछी देखी थी, अब उस तह पर एक लकीर सी खिंची हुई थी। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी कोई एक बोरी घसीटता हुआ सीढ़ी से उतर के गया हो। ये सीढ़ी बड़े हॉल में जहां खत्म होती थी, वहां से बोरी घसीटने की ये लकीर आगे चलती हुई बिल्कुल सामने की दीवार पर टंगे हुए एक पुराने ओवरकोट के पास खत्म हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि वो कोट सदियों पुराना हो। कीड़ों ने जगह जगह से काट कर उसमें सुराख कर दिए थे। खुदा जाने कभी ये किस रंग का रहा होगा, मगर इस वक्त कहीं से ग्रे, कहीं से ब्राउन, मिट्टी में अटा अजीब रंग का कोट लग रहा था। और फिर गौर से देखने पर मुझे उसी तरह की और भी लकीरें हॉल में नजर आई थीं। कोई लकीर हॉल के दरवाजे तक जाकर ख़त्म हुई थी, तो कोई लकीर मकान के पिछले हिस्से की तरफ जाती नजर आई थी। लेकिन हैरान और परेशान और चौंका देने वाली बात यह थी कि हर लकीर दीवार पर टंगे कोट के नीचे से शुरू या ख़त्म हो रही थी। और उससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि मिट्टी की तह में मेरे अलावा किसी और आदमी के पाँव के निशान नहीं थे। ये बात तो यकीनी थी कि जब मैं यहाँ आया था तो इस मकान में कोई नहीं था, मगर अब ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी ज़रा देर पहले कोई आदमी या कोई चीज़ यहाँ मौजूद थी। मैंने इधर उधर का जायज़ा लेने के बाद उस ओवरकोट के पास जाकर उसे बड़े गौर से देखा था। पुराने ज़माने के उस कोट पर चांदी के गोल गोल बटन अब भी लगे हुए थे। उसकी हालत से अंदाज़ा होता था कि उसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मैंने उसे उलट पलट कर देखा था तो कोट के बाएं कंधे के नीचे एक सुराख नज़र आया था। उस सुराख के आसपास का कपड़ा झुलसा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उस जगह किसी ने गोली मारी हो, क्योंकि सुराख के आसपास एक गहरे धब्बे जैसा निशान था,
जो शायद कभी खून का निशान रहा हो। अगर यही बात थी तो फिर ये तय था कि कोई आदमी जब इस कोट को पहने हुए था तब उसे गोली मारा गया था। ये सोचकर मुझे झुरझुरी सी आ गई थी। फिर मैंने सोचा था कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन ना जाने क्यों उसी लम्हे मुझे उस कोट से सड़े हुए खून की बू आई थी। साथ ही मैंने ये भी महसूस किया था कि उस वक्त मेरे पास कोई ऐसी चीज़ या अनदेखा वजूद ज़रूर मौजूद था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, मगर वो मुझे देख रहा था। उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने न जाने क्या सोचकर हॉल में मौजूद बाएं तरफ वाले एक दरवाजे को खोला था और एक ऐसे छोटे कमरे में दाखिल हो गया था जहां बिल्कुल सामने एक बेड पड़ा था। धूल मिट्टी की एक मोटी तह उस पर चादर की तरह बिछी हुई थी। इस कमरे में एक आतिशदान और एक अंगीठी भी मौजूद थी। अंगीठी में किसी ज़माने में जलाई हुई आग की बुझी हुई ठंडी राख का ढेर मौजूद था। अभी मैं ये सब चीज़ें देख ही रहा था कि अचानक उस अंगीठी में मौजूद ठंडी राख में कुछ चिंगारियां चमकी थीं और फिर पूरा कमरा धुएं से भर गया था और मेरा सांस घुटने लगा था। मैं घबराकर उस कमरे से निकल भागा था और बड़े हॉल में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। जब मेरे होश कुछ बेहतर हुए तो मैं हॉल के साथ मौजूद उस छोटे से कमरे में दोबारा ये देखने गया था कि अब वहाँ की हालत क्या है, मगर वहाँ तो हर चीज़ पहले की तरह नॉर्मल थी, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। लेकिन फिर अचानक ही इंसानी कदमों के आवाज़ के साथ यूँ लगा जैसे कोई हॉल में चलता हुआ उस कमरे की तरफ आ रहा हो, और फिर उस वक्त तो जैसे मेरे बदन का खून जम गया था जब मैंने दरवाजे की दहलीज पर एक इंसानी साया देखा था। और अगले ही लम्हे ये नाकाबिले यकीन डरावना मंजर भी मेरी आंखों के सामने मौजूद था कि कमरे के दरवाजे के बीचों बीच वो ओवरकोट सीधा खड़ा था या सीधा खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। वही फटा पुराना ओवरकोट जिसे मैंने हॉल की दीवार पर टंगा देखा था। उस कोट के कॉलर और कंधे यूं फैले हुए थे जैसे किसी आदमी ने उसे पहन रखा हो। मैं एक बुत की तरह उसे देखता रहा था। मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये सोचकर तो मुझ पर और ज़्यादा दहशत तारी हो गई थी कि मेरे सामने नज़र ना आने वाला कोई भूत खड़ा था। अपनी जगह ज़रा देर चुपचाप रहने के बाद वो कोट धीरे धीरे अजीब अंदाज में हिचकोले लेता हुआ दहलीज पार करके कमरे के अंदर दाखिल होने लगा था। उसकी झूमती हुई बाहें झटके के साथ उछल उछल कर बगल से टकरा रही थी और निचला हिस्सा ज़मीन से घसीटता आ रहा था। वो कोट धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, यानी वो भयानक अनदेखा भूत मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं बेबसी की हालत में उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जैसे जैसे वो कोट मेरी तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं डर के आलम में पीछे हट रहा था, यहाँ तक कि मेरी पीठ कमरे की दीवार से लग गई थी और मेरे लिए और पीछे हटना मुमकिन नहीं था। और फिर अचानक उस कोट की दोनों आस्तीनें ऊपर उठीं और मेरी गर्दन की तरफ बढ़ने लगी थीं। मौत मेरे बहुत नज़दीक थी। मौत मेरे बहुत नज़दीक थी। मैंने अपने दिल में ऊपर वाले को पूरी शिद्दत से याद करते और मदद के लिए पुकारते हुए कुछ दुआ पढ़ने के साथ उस ओवरकोट पर फूंक मारी थी। मेरे इस अमल के साथ ही वो चीज़ एक मर्तबा लड़खड़ाई थी और फिर मेरे कदमों के पास गिर के ढेर हो गई थी। जैसे हैंगर में लटका हुआ कोट एक झटके से नीचे गिर पड़ता है। मैंने फौरन ही दरवाजे की तरफ दौड़ लगाते हुए
जब पीछे मुड़कर देखा था तो वो कोट अपने आप को संभालता हुआ फिर इस तरह से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरा पीछा करने का इरादा कर रहा हो। मैंने कमरे से बाहर निकलते ही दरवाज़ा कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। उसके साथ ही अचानक पूरी इमारत भयानक ठहाकों और तरह तरह के जानवरों की डरावनी गुर्राहटों से गूंजने लगी थी। हॉल में मौजूद सीढ़ी के आखिरी किनारे पर सफ़ेद धुएं के गोले ऐसे उठ रहे थे जैसे किसी सुर ताल पर डांस कर रहे हों। मैं उनके बीच से किसी तरह रास्ता बना के बाहर निकलने के लिए सोच ही रहा था कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ उस कमरे का कुंडी लगा दरवाज़ा खुला था और अब वो कोट किसी जंगली भैंसे की तरह मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। और इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, हॉल में मौजूद धुएं के गोले उसकी तरफ बढ़ने लगे और फिर ऐसा लगा था जैसे बहुत से खूंखार जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हों। डर के मारे मेरे कदम जैसे अपनी जगह जम गए थे और वो खूंखार किस्म की लड़ाई और वो उठापटक कुछ देर जारी रही थी। फिर शायद धुएं के गोले जैसी वो चीज़ जो कि मेरी मददगार थी उनको शिकस्त हो गई थी और शायद इसी वजह से वो कोट एक दफ़ा फिर मेरी तरफ बढ़ा था। मैंने फौरन ही दुआ पढ़ने के साथ ही उस हॉल ही नहीं इमारत से भी बाहर दौड़ लगा दी थी। ऊपर वाले की पनाह, इतने भयानक ठहाके मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुने थे जितने भयानक ठहाके लगाते हुए उस ओवरकोट ने लकड़ी के मेन गेट तक मेरा पीछा किया था। उस बिल्डिंग से निकलकर मैं बेतहाशा भागता रहा था। बारिश की वजह से रास्ते में बहुत फिसलन थी। मैं गिरता पड़ता दौड़ता रहा था और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा था। शुक्र है कि वहाँ करीब ही एक आबादी थी। उस आबादी का एक नेक बंदा मुझे बेहोशी के आलम में उठाकर अपने घर ले आया था। मेरे होश में आने के बाद मेरी ज़बानी सारी कहानी सुनकर उस आदमी ने बताया था कि वो वीरान बिल्डिंग एक बहुत ही अमीर आदमी ने बनवाई थी जो ज़हनी तौर पर एक मरीज़ ही नहीं बल्कि बहुत जालिम भी था। उसने उस इमारत में अपनी बीवी को बेवफाई के इल्ज़ाम में कत्ल ही नहीं किया था बल्कि अपनी बेटियों के कैरेक्टर पर भी शक के साथ उन पर बेहद जुल्म भी करता था। उसकी एक बेटी ने इन जुल्मों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी जबकि दूसरी बेटी ने उसके जुल्म से तंग आकर पहले उसे पिस्तौल से हलाक किया फिर अपनी कनपटी पर गोली मार ली थी। उसके पास से ये बिल्डिंग खाली है और इस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाना तो क्या कोई उसके करीब से भी नहीं गुजरता क्योंकि उस जालिम आदमी का भूत ओवरकोट पहने अक्सर उस इमारत के आसपास नज़र ही नहीं आता है बल्कि अब तक कई लोगों की जान भी ले चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।